नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि पिछले 9-10 महीने से देश की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया है। हम बात करने जा रहे हैं 3 कृषि कानूनों की, जिसके चलते कि पूरे देश में किसान आंदोलित हैं और दूसरी तरफ भारत की सरकार किसानों के उन तीनों कानूनों को रद्द करने संबंधी मांग को मानने को तैयार नहीं है। भारत के संसदीय इतिहास में शायद ये पहला आंदोलन है जो इतने लंबे समय से चल रहा है और धीरे-धीरे लगभग 10-11 महीने हो गए हैं और अभी भी एक तरह से डेडलॉक बना हुआ है। आज हम एक ऐसे मेहमान से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि किसानों के सवाल पर, किसानों की समस्याओं को लेके एक लंबे अरसे से संघर्षरत हैं और उत्तर प्रदेश से लेके देश के अलग-अलग हिस्सों में जहाँ भी किसानों के साथ जुल्म ज्यादती होती रही है, तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बीएम सिंह जी की। बीएम सिंह जी को मैं 1995-96 से जानता हूँ और तब से मैंने लगातार देखा है कि किसानों के सवाल पर वे चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, उनका चाहे जो भी पॉलिटिकल नुकसान हो रहा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ, दिल्ली की सीमा से लगे हुए धरना स्थलों पर जिसको लेके कि बीएम सिंह जी पर आरोप लगा कि उन्होंने एकाएक या एब्रप्टली किसान आंदोलन से अपने को अलग कर लिया और उनके जो विरोधी थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समझौता कर लिया। और इसलिए उन्होंने किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अपने को अलग कर लिया, अपने संगठन को अलग कर लिया। आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परिस्थितियाँ पैदा हुईं, किन परिस्थितियों के चलते उन्होंने खुद को अपने उस आंदोलन से अलग किया और अब भविष्य में क्या लग रहा है? क्या कोई संभावना दिखाई दे रही है सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच में कि कोई समझौता हो पाएगा? और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या किसानों के पास या बीएम सिंह जी के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जो कि किसानों को भी मंजूर हो, किसानों का भी नुकसान ना हो और सरकार को भी मानने में कोई कोताही ना हो, सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो और सरकार को ये ना लगे कि उसकी मूंछ नीची हो गई है। तो इन्हीं सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि बीएम सिंह जी एक-एक करके इन सारे सवालों का जवाब हम पूछते जाएँगे और वे हमारे दर्शकों को बताते जाएँगे। बीएम सिंह जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में बहुत-बहुत और पहला सवाल तो यही है कि किसान आंदोलन को लगभग 10-11 महीने हो गए हैं। कहा जाता है कि 500 से 600 किसान शहीद हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन में। भारत की सरकार अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। आप इस पूरे माहौल को, पूरे हालात को किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपको कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि सरकार और किसानों के बीच में कोई समझौता हो पाएगा? पहली तो बात ये है, वाशिम जी, ये किसान आंदोलन जब चालू हुआ था, इसकी कॉल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक होने के नाते हमने ही दी थी। 27 अक्टूबर को दिल्ली से कि दिल्ली चलो। ये आपका कहना कि इससे हम लोग हटे क्यों? वो कॉल में था कि 26-27 2 दिन के लिए हम यहाँ आएँगे। हर आंदोलन का मकसद होता है ध्यान आकर्षण करना। जब ध्यान आकर्षण कर लिया, आपको वार्ता के लिए बुला लिया, तो वार्ता के अंदर आदमी को विश्वास रखना चाहिए। और यही हमने किया। जब हमें 30 सितंबर में दिल्ली आने कॉल देने से पहले बुलाया गया, तो राजनाथ सिंह जी के साथ और तोमर जी के साथ हमारी वार्ता हुई। शायद कहीं न कहीं लगा कि हमारी वार्ता से वो भी संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं, पर एकाएक उनको हटा दिया गया और साथ-साथ जो है, पंजाब के लोग आ गए, 32 जत्थेबंदियाँ आ गई और उनसे वार्ता चालू हो गई और नाम दे दिया देश की वार्ता। पंजाब में 23 जिले हैं और 32 जत्थेबंदियाँ हैं, ऑर्गनाइजेशंस हैं। आप लगाइए कि
दो तहसील का एक नेता हो गया। उत्तर प्रदेश जहां से आप और मैं आते हैं, 75 जिले हैं, वहां से एक भी आदमी नहीं था। तो हमने 2 दिसंबर को बुराड़ी से कहा कि होम मिनिस्टर ने कहा था जो आएगा यहाँ पर बुराड़ी में उनसे ही वार्ता होगी, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग यहाँ पर हैं, एक आदमी को नहीं बुलाया गया। तो शाम को 3 घंटे बाद आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से एक नेता को बुलाया, 7 बजे उनकी मुलाकात कराई और उनको डाल दिया गया। हमें वो भी मंजूर। हम वहां से हट गए, हमने कहा हमारी बात नहीं मान रहे, हम हट गए। गाजीपुर में जब बैठे, हटे क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे कहा था कि बुराड़ी के लिए ग्राउंड लेके आप दीजिए हमें, या कोई ग्राउंड दीजिए हमें, उन लोगों ने कहा कि हम वीएम सिंह को निकालते हैं। क्यों? वीएम सिंह के रहते एक ऐसी वार्ता होगी जिस वार्ता में कोई ना कोई हल निकलेगा। अगर केवल नेता बनने की ही होड़ लगी रहेगी तो वीएम सिंह उसमें नहीं रहता, आपको मालूम। तो हम लोग जो, मैंने लोगों से कहा जिसको जो करना है करो। तो कुछ नेता, जो नेता गया था वहां, राकेश टिकैत नाम है उसका, जो 7 बजे उसको बुला के उसको साथ बैठा दिया गया था पंजाब वालों के साथ, 3 तारीख की मीटिंग में। तो मैंने लोगों से कहा तुम जाओ, जो करना है करो। वो गाजीपुर में नीचे बैठे थे, हमारे लोग जाके ऊपर बैठ गए। उन्होंने डीएसपी को सबको कहा उस समय कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, कहां से आ गए। पर हमारे लोग बैठे रहे। एकाएक ये हो गया, जिनको हटाया गया था वहां से, जिनको बाहर निकाला गया था वहां से, वो वहां पर मोर्चा संभाल लिए। 25-26 जनवरी तक हम लोग मजबूती से बैठे रहे। और वो गन्ना किसान, ये 3 कानून गन्ने को लागू नहीं करते हैं, इस पे लागू नहीं होते हैं। गन्ना आता है खाद्य के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर, ये कृषि कानून थे। उसके बाद भी क्योंकि 25-30 साल से, जैसे आपने कहा, हम काम कर रहे थे लोगों का, तो लोग जो है वहां आए। और 25-26 तारीख जनवरी के अंदर, 26 जनवरी के लिए कम से कम 40-50 हजार लोग वहां पर थे। और गन्ना किसान, जिन्हें लागू नहीं होता, जिनके ऊपर लागू नहीं होता ये। पर हमने कहा था 25 तारीख में सबसे, जब जिला अधिकारी अजय पांडे और नथानी जी जो एसएसपी थे हमारे पास आए, उनने कहा जी आप लोग बात कर रहे हैं दिल्ली जाने की। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम अपनी मांग लेके आए हैं यहाँ पर। हमारी मांग ये है कि 3 कानून वापस करो, एमएसपी के कानून जो है उसको लागू करो। और हमने जब जब एमएसपी के कानून लागू करने की बात करी, ये नेता फिर खड़े हो गए और कहा बीएमपी को बाहर निकालते हैं। एक आदमी को कितनी बार बाहर निकालोगे भाई? और फिर वो बेशरम आदमी फिर भी आपकी लड़ाई के अंदर आपका साथ दे रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि यूपी में जो लोग खड़े हैं उनके पास कुछ नहीं था, उनका साथ दे रहे थे। फिर भी आप बार बार करें। और 26 तारीख में हमारा एक पूरनपुर का एक साथी, जो छोटा गन्ना लगाता है, 2 बीघे की जमीन है उसके पास, छप्पड़ में रहता है, बलजिंदर, उसकी भी डेथ हो गई। एक नवरीत की मौत हो गई रुदरपुर से। गाजीपुर से 2 लोगों की मौत हो जाए जब वो दिल्ली जा रहे थे। हम यहाँ दिल्ली जाने आए हैं या अपना आंदोलन को मजबूत करके और कानून वापस करने आए हैं? इस पे मैंने लोगों से बात करी और हम फिर हटे, क्योंकि हमें दिख गया था कि यहाँ पर केवल जो है थोड़ी शरारत हो रही है। और थोड़ी शरारत जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी मिक्स थी, मिली भगत थी सरकार की, मैंने पहले दिन से कहा। और वो मिली भगत आज लखीमपुर खीरी कांड में दिख गई सबको। तो मेरा केवल कहना यह है कि उस समय हमने जो है, हमने कहा कि आंदोलन चलेगा। याद है ना आपको चोरी चोरा के अंदर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आंदोलन वापस ले लिया था हिंसा के कारण। जहां हिंसा होगी वहां पर आंदोलन कामयाब नहीं होगा। हमने कहा था आंदोलन चलेगा, स्वरूप बदलेगा। और फरवरी 24 को हमने पत्रकार वार्ता करके स्वरूप बदला। हमने कहा हमारा एमएसपी का मेन है, एमएसपी अगर मेन हमें मिल जाएगी सब कुछ हो जाएगा। गांव गांव के अंदर आप जो है अमन अनशन करिए, 5-5 लोग रोज बैठे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपनी गेहूं तुलवाओ। उसी का कारण है कि इस बार एमएसपी की जो सरकार कहती है हमने डबल खरीद की है, ये किसानों के जोर के कारण की है, मेहनत के कारण की है। एक तो ये हो गया ये। और उस समय हमारा ये था कि हम लोगों को मरवाने नहीं आए हैं, पिटवाने नहीं आए हैं। जो लोग दुखी हैं वो आ रहे हैं। दुखी को मरवाना पिटवाना नहीं होता है, दुखी को मलहम पट्टी करके उनको रास्ता दिखाना होता है। और यही आपको मालूम है। और आपसे बेहतर कौन जानता है वाशिंग जी? आपने जैसे कहा 95-96 में जब गन्ना किसान को 900 करोड़ बकाया था, उस जमाने में जब हाईकोर्ट से मैंने आदेश लिया था, वाशेन मिश्रा जी ने ही टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज की खबर पूरे देश में थी कि कोर्ट ने कहा है वीएमसी की याचिका पर कि किसानों को 15 दिन में पेमेंट दी जाए। जब देव गौड़ा
और रमेश भंडारी जब गए थे और उनने 15 दिन के उनने 50% पेमेंट कहा था, 15 दिन में कर रहे हैं, 50% बाद में कर रहे हैं, कोर्ट के डंडे से करी थी। और तब से लेके आज तक कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के घरों में पहुंच चुका, गन्ना किसानों को फायदा पहुंच चुका है। तो हमारा लक्ष्य ये है किसान को फायदा हो, ये सही है, हमने ये मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे में जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए, इसलिए नहीं कि यस और नो बोलो, काला कानून बोलो और पीछे हट जाओ। लेकिन इस समय जो हालात हैं, अ, उसके मद्देनजर आपको क्या लग रहा है? अगर आपकी तरफ से कहा जाए कि इस पूरे डेडलॉक को खत्म करने के लिए ऐसे कौन से सुझाव आपके पास हैं, जो कि दोनों पक्षों को एक्सेप्टेबल हो? अ, जी, आपने कोई चिट्ठी भी लिखी है शायद प्रधानमंत्री को अपना बिल्कुल सुझाव देते हुए? सही। गतिरोध इतना फैल गया, सरकार कहती है हम कानून वापस नहीं लेंगे, और ये नेता कहते हैं जब तक कानून वापस नहीं होगा बात नहीं करेंगे। सरकार कहती है संशोधन की बात करो, बोले नहीं जब तक वापस नहीं होगा बात नहीं करेंगे। हमने 4 अगस्त को वहीं पर उसी जगह पर जहां से हमने 27 अक्टूबर को दिल्ली का कॉल दिया था, पंजाब के भी साथी थे, हरियाणा के थे, एआईकेसीसी के सबसे, वहीं से कॉल दिया कि गतिरोध तोड़ना है। और हमने वहां पर 100 से ऊपर संगठन थे, और जो किसान नेता आज होड़ में लगे हैं वो नहीं, जो किसान नेता दसियों साल से काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। BR पाटिल साहब, जो कर्नाटका के असेंबली के स्पीकर थे, उन्हीं के साथ चंद्रशेखर कर्नाटका से, राजू शेट्टी, राजाराम त्रिपाठी जी, मेघालय से किसान यूनियन जो हिल किसान यूनियन है उनके लोग, सिक्किम के लोग, 20 प्रांतों से, राजेंद्र सिंह जी, PV राजगोपाल जी, 20 प्रांतों से लोग थे वहां पर। और कुछ लोगों ने कहा अरे VM सिंह ने तो 100 लोग ऐसे इकट्ठे कर लिए होंगे। हमने क्या किया, फिर 24 तारीख में प्रधानमंत्री कार्यालय में जिला अधिकारियों के यहाँ से चिट्ठी उनकी भिजवाई। अब जब उनको दिख रहा है कि 100 लोग, 100 संगठन अलग से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबको लगता है कि भाई हो सकता है एक आदमी बेवकूफ बना रहा हो। उनको ये तो मालूम है कि हमारी कॉल जब प्रधानमंत्री को थी कभी 26-27 होगा, उसका निर्णय क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ। अब आपने जो कहा चिट्ठी में क्या लिखा है, 5 तारीख को चिट्ठी हमने लिखी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, उनका संयुक्त किसान मोर्चा है। जब 100 लोग हैं, 40 लोगों का संयुक्त है, तो हमारा जो है, जो 100 लोग थे तो उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा होना चाहिए, नाम से फर्क नहीं पड़ता, हल निकलना चाहिए। तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तहत हमने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी, देश की आज पीड़ा है, हर किसान की पीड़ा है, उसके मन में ये जा चुका है, दिमाग में जा चुका है, मेरी जमीन जाएगी, इसीलिए वो आंदोलन कर रहा है। और हमने ये भी कहा हम बेशक बॉर्डर पे नहीं बैठे, पर इन 3 कानून का विरोध हम भी कर रहे हैं, अपने अपने गांव में कर रहे हैं, अपने अपने जिले में कर रहे हैं, अपने अपने प्रांत में कर रहे हैं। और हमने कहा इस पीड़ा को दूर करने के लिए, गतिरोध को दूर करने के लिए हमारे पास रास्ता है, पर फिर भी हम चाहेंगे पहले उनसे बात करो, अगर आपकी बात उनसे नहीं होती हमसे बात करो। और हम ये नहीं कहेंगे आपको कि ये वापस कर लो, हम रास्ता बता रहे हैं आपको। हमने उनको 4 बिंदुओं पे कहा। पहला बिंदु ये था कि जब सबके दिमाग में आ गया जमीन चल जाएगी, जमीन कैसे जाएगी, जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो आदमी कॉन्ट्रैक्टर बोलो, स्पॉन्सर बोलो, ठेकेदार बोलो, जो उसका नाम दो, वो ठेके पे लेने वाला जमीन आपकी जमीन पर जब लोन लेगा, पेमेंट नहीं करेगा, तो उसका आपके ऊपर चढ़ जाएगा कम से कम के, बेशक आप जमीन नीलाम नहीं करो, पर लोन तो आपके पास रहेगा, लाइबिलिटी आपकी रहेगी। हमने कहा इसको दूर कर दो, भ्रम को इतना संशोधन कर दो कि अगर कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, जमीन को लेता है, उस जमीन के ऊपर वो लोन नहीं ले सकता, उसको अपना कोलैटरल अलग से लाना पड़ेगा। जब जमीन पे लोन ही नहीं होगा तो विवाद नहीं होगा, तो आदमी को ढारस मिलेगी। दूसरा हमने कहा कि आदमी APMC की बात करता है, आदमी कहता है APMC हट जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉक बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, पैन कार्ड किसी के पास है तो वो आदमी भाग जाएगा। हमने कहा जहां आपने कहा है 3 वर्किंग डे के अंदर पेमेंट हो, पेमेंट तत्काल हो, RTGS हाथ के हाथ कराओ, खत्म करो, डिजिटल का जमाना है, डिजिटल आप ही लेके आए हो,
आप कहते हो बेशक बहुत कराना आ गया है, पर आप कहते हो भाई डिजिटल के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो डिजिटल आप ठोको और उसमें जो है फटाफट आरटीजीएस करो, जो करो, तत्काल पेमेंट करो। तत्काल पेमेंट करने से क्या होगा? ये 3 दिन और 5 दिन का मामला, कोर्ट में जाने का विवाद, ये सब हल हो जाता है। उसमें हमारा कहना यह है, फिर जैसे कोई आदमी कम पैसे में ले, ज्यादा पैसे में ले, वो अलग बात है, पेमेंट तो आएगा। अब पैसे की जहां बात है, जो पैसा है आपने उसमें सेक्शन 5 में लिखा है गारंटेड प्राइस, जो गारंटी होगी दोनों के बीच में, उसमें लिख दो ना गारंटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, संशोधन कर दो, उससे कम मिलेगा नहीं। और फिर जहां आपने कहा है कि एसडीएम के आप जाओगे दिक्कत आएगी, वहां कर दो कोर्ट या एसडीएम, संशोधन कर लो। ये 4 संशोधन करने से हो सकता है जो लोग आपके साथ वार्ता नहीं करते प्रधानमंत्री जी, जो 40 लोग बैठे हैं, वो भी, उनके जो लोग हैं उनको मालूम चल जाएगा जमीन हमारी बच गई है, शायद वो भी चले जाएं वापस। तो ये रास्ता बड़ा क्लियर है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को भी मजा आ रहा है वाशिद भाई। पिछले पार्लियामेंट में देखो ना आप, पार्लियामेंट का मुद्दा होना चाहिए था, पार्लियामेंट कब था? अगस्त में था, जुलाई एंड में अगस्त में था। उस समय होना चाहिए था कोरोना का थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा, कोरोना में ऑक्सीजन मिली नहीं मिली, कितने लोग मरे, वैक्सीनेशन का क्या हाल होगा। आज तो आप ठोक के बोल रहे हैं कि हमने इतने वैक्सीनेशन कराया या नहीं कराया, उस समय तो नहीं थे। पर पार्लियामेंट में कहां बात हुई, सब दबके रह गए। पार्लियामेंट में बात होनी थी। 100 रुपए पेट्रोल का रेट हो गया था उस जमाने में, डीजल तो अब बढ़ गया है, अब थोड़ा कम कर दिया है 10 रुपया, उस समय वो दब गया। अरे इस 100 रुपए डीजल को तो आधी रात्रि में पार्लियामेंट बुला के, जैसे जीएसटी बुलाई थी, बात करनी चाहिए थी। क्यों? पूरा देश निर्भर होता है डीजल पे, ट्रांसपोर्टेशन होता है, खेती होती है, हर चीज होती है, रेलवे होता है, हर चीज होती है। वो दब गया बिल्कुल। बताइए, मुद्दा उस पर बहस हुई नहीं हुई? मुद्दा होना चाहिए था गृहिणियों के लिए, 1000 रुपया गैस सिलेंडर हो गया, दब गया मुद्दा। तो सरकार को था कि इनके माध्यम से मुद्दे दब रहे हैं, इनको भी खड़े रहने दो भाई, बात मत करो। सरकार को सूट कर रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि मोदी जी ये मत कहो बार बार, तोमर जी ये मत कहो बार बार, गृह मंत्री जी ये मत कहो बार बार कि किसान बात नहीं कर रहा। देश के 20 प्रांत के किसान आपके साथ बात करने को तैयार हैं, आप खुद बात नहीं कर रहे उनसे, क्योंकि हमारी एक शर्त है, हमारी शर्त केवल एक है कि जो वार्ता होगी वो मीडिया के सामने होगी, इन कैमरा होगी, देश का हर आदमी देखे, हर किसान देखे कि जो मेरी नुमाइंदगी कर रहा है वो यस नो कर रहा है, या मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है, या बिक रहा है, या मुझे बेच रहा है। हमारी एक ही तो शर्त। कोई कोई उधर से आश्वासन आया है? आप लोगों ने जो चिट्ठी भेजी है, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से खुद या उनके किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को कि निकट भविष्य में कोई वार्ता हो सकती है? भाषण जी, अब आश्वासन का समय क्या? अगर उन्हें कुछ करना है तो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 11 बार वार्ता एक बार हो चुकी। उनको भी लगता है कि हम बता देंगे 11, ये सही है कि जिलाधिकारी से वार्ता करो, मैं आपसे कहूंगा भाई कुछ जिलाधिकारी से कहो मैं मिलना चाह रहा हूँ, एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार नहीं होगा। यहाँ तो 11 बार हो गया, उसका ये फायदा उठाते हैं। हमारे लिए कुछ लोगों ने जरूर बात करी है कि हम इसमें मीडिएटर बन जाएं, बात करने वगैरह। हमारा कहना बड़ा सीधा है, केवल 2 ही लोग बात कर सकते हैं इसमें आज, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। अगर पीयूष गोयल और बाकी लोगों के माध्यम से वार्ता हो पाती तो पहले ही खत्म हो जाती। हमने ये कहा है, हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारी एक ही शर्त है कि ये पूरा का पूरा कवरेज ढंग से होगा, ये हमारा है। उसके अलावा हमारी शर्त नहीं है कि हम ये वापस करो या नहीं वापस करो। ये बिल्कुल सही है। हमको भी किसानों को देखना है। किसान 2 दिन से ऊपर अपने घर को छोड़ के नहीं आ सकता। आज जो किसान 1 साल से आए हैं, मैं सलाम करता हूं उनको, क्योंकि जो पशु है, आज छोटे किसानों का 86% छोटे किसान हैं, पशु ही उनका माध्यम है, दूध उनका माध्यम है रोटी चलाने का, घर चलाने का। और वो पशु जो है उनके हाथों में लगा होता है, अगर 2 दिन वो घर ना जाए तो पशु दूध नहीं देता भाई। बड़ा मुश्किल काम है, इसको सुलझाना चाहिए। हम सब लगे हैं,
सबको लगता है कि इसको सुलझाया जाए और सुलझाया जाएगा। मालिक क्या है? आपको लगता है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा के, उसके वजह से शायद सरकार भी दबाव में है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में सरकार और सत्तारूढ़ दल को लग रहा है कि किसानों की नाराज़गी का राजनीतिक नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए कोई शायद समाधान निकल जाए इस पूरे गतिरोध का? माना जा रहा है और लखीमपुर खीरी से तो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही इसके अंदर मिली हुई है इनको बूस्ट करने के लिए। शायद इसलिए कि उनको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान, गन्ने का टॉपिक सेंटर स्टेज पे आ चुका है चुनाव के अंदर, और गन्ना इन 3 बिलों में नहीं आता। इसलिए हो सकता है शायद अगर चुनाव के घबराहट से करना होता तो कर दिया होता। आज की तारीख में आज होड़ लगी है कि गन्ने का रेट कौन बढ़ा रहा है। पंजाब का पंजाब में 350 कर दिया तो हरियाणा ने 362 कर दिया, उत्तर प्रदेश में 25 रुपए बढ़ा दिए। आज ये सब भूल गए हैं कि जितने सीएम रेट बढ़ा रहे हैं वो केवल वीएम सिंह के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो आदेश दिया कि आपके पास अधिकार है, आपका अधिकार तो छिन गया था 95-96 में, आपको याद है इनका सबका अधिकार 96-97 में छिन गया था जस्टिस मार्कंडे काटजू और बलबीर सिंह चौहान की जजमेंट से 36889 ऑफ 1996, जिसके कारण पंजाब में, हरियाणा में, हर कहीं पूरे देश के अंदर ये कह दिया गया था कि दिल्ली का रेट दिया जाएगा और पंजाब का नहीं, और हर पर्ची पे लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इनको पेमेंट किया जाएगा, लेन देन किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में 20/4/2020 पिछले साल हम लोग जीत गए हैं, तो एक एक किसान को पूरे देश के 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का फायदा बनना छिन जाता। तो इन लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि गन्ना के अंदर जो 44 जिले हमारे गन्ने के अंदर है जो प्रभावित करते हैं, उसी ने ही पिछले साल अखिलेश सरकार को पटके नहीं देके 47 सीटों पर ला लिया था, क्योंकि अखिलेश ने कहीं ना कहीं हमारा ब्याज माफ कर दिया था, कहीं ना कहीं पूरा ब्याज माफ कर दिया था। वही इस गलती इस सरकार ने करी है। ब्याज जो है वो 2000 करोड़ था, अब 6000 करोड़ के आसपास हो गया है, और ये सरकार भी बैठी है कुंडली मार के उसके ऊपर। तो इसलिए ये जो मुद्दा है गन्ने का, ये चुनाव को प्रभावित कर रहा है। तभी योगी जी बार बार टीवी पे आते हैं, हमने 1,44,000 करोड़ दे दिया है गन्ना का पेमेंट। योगी जी, आप कौन होते हो देने वाले? आपका रोल 2 है, आरक्षण करना और पैसा दिलवाना, देना नहीं। जो चीनी मिल मालिक है उसको देना होता है, और फिर आपने कहा 1,44,000 करोड़ दे दिया है। इस बार तो पिछले साल 2020-2021 में जो लास्ट ईयर होता है, ईयर टू ईयर चलता है, आपको मालूम है शुगर केन सीजन जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक होता है। एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश में निजी चीनी मिल, कॉर्पोरेशन की चीनी मिल, कॉपरेटिव की चीनी मिल, मतलब सहकारी और निगम और निजी मिलाकर 119 चीनी मिलें हैं, और सब में इकट्ठा उनका तोल देखा जाए, मूल देखा जाए, मूल उनका जो है 33,025 करोड़ का गन्ना बेचा है, और उसमें से भी आप 4,000 करोड़ के आसपास बकाया है, और आपने 1,44,000 करोड़ दे दिया है। तो ये गन्ने का क्योंकि सेंटर पॉइंट आ गया इलेक्शन के अंदर, हर आदमी गन्ने पे ऐसी बात कर रहा है गुमराह करने के लिए। जिस आदमी को नहीं मालूम, अरे भाई 1,44,000 दे दिया है तो 4,000 क्या मायने रखता है। तो हर आदमी ऐसे जो है गुमराह हो जाता है। आज गुमराह करने की जो है, आज इनकी होड़ लग गई है गुमराह करने के लिए, कि किसान को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाओ, किसान सोचे भाई सबका आ गया मेरा भी आ जाएगा, चलो फर्क नहीं पड़ता। किसान को क्या मालूम कि टोटल कितना बिका कितना नहीं बिका। अच्छा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार चीनी मिल मालिकों से मिली हुई है और किसानों के बजाय चीनी मिल मालिकों के हित को ज़्यादा साधने में लगी है, चाहे पिछली सरकार हो अखिलेश यादव की या मौजूदा सरकार हो? क्योंकि ब्याज का जो मुद्दा है, जिसको लेके कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसानों को ब्याज का भुगतान हो, तो अखिलेश यादव की सरकार ने भी उसको होल्ड पर रखा और मौजूदा सरकार भी होल्ड पर रखे हुए, जैसा कि आपका दावा है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार मिली हुई है,
चीनी मिल मालिकों से? पहली चीज, आपका दूसरा प्रश्न कि क्या सरकार मिली हुई है, बिल्कुल सरकारें मिली हुई। क्या मजबूरी है बताऊंगा आपको। और जहां आपने कहा कि अखिलेश सरकार ने होल्ड में रखा, अखिलेश सरकार ने माफ कर दिया था, उनका पूरा फायदा करा दिया था। इस सरकार ने होल्ड पे रखा हुआ है अभी। और सुप्रीम हाई कोर्ट में केन कमिश्नर के खिलाफ मैंने जो है मानना की याचिका डाली है, और 4 हल्फनामा एक से एक गलत दिए जा रहे हैं। और अब उसमें कह रहे हैं कि वीएम सिंह प्रेस से बात करता है। अरे जनहित याचिका है, करोड़ों लोगों की जीविका का मामला है, उसको क्यों नहीं बताएंगे। बोले नहीं, वीएम सिंह उनको बता रहा है, तो वीएम सिंह के खिलाफ ही अवमानना की याचिका उनकी। अरे सुप्रीम कोर्ट एक एक लाइन वहां की आती है। बहुत हाई कोर्ट के अंदर पूरा का पूरा मॉनिटरिंग होती है, इन कैमरा ट्रायल होता है। और यहाँ पर आप ये कह रहे हैं। अब आपके दूसरे प्रश्न का कि सरकारें क्यों मिली हुई और क्यों मिली होती हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं वाशिन जी, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपने पत्रकारिता उत्तर प्रदेश से ही करके आप पूरे दिल्ली के क्या, आप पूरे देश के एडिटर बन गए थे। 27-28 चैनल आपके पास थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कांच का व्यापार होता था, बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में पीतल का व्यापार होता था, बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर में चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार था, बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में पिलिकवा साइड पे कपड़े का व्यापार था, बंद हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश में केवल एक ही व्यापार बचा है, जिसका नाम है चीनी व्यापार, चीनी उद्योग। अब उससे पैसा नहीं लेंगे तो कहां से पैसा लेंगे। किसको पार्टियां भी चलानी है, किसको अपने घर भी चलाने हैं, किसको क्या करना है। मेरी अपनी सोच ये कहती है कि क्योंकि एक ही व्यापार बचा है, हर सरकार हर पार्टी आकर उस पर ही धावा बोलती है और उनको लाइसेंस देती है किसान को लूटने का। आप मुझसे अगर कुछ लोगे तो मैं अगर किसी को लूट के दे रहा हूं आपको, तो आप मुझे मना नहीं कर पाओगे। तभी आप झूठे झूठे एफिडेविट देते हैं। मैं तो चाहूंगा योगी जी, अगर आप साफ हैं, आप ठीक हैं, आप खुले मन से कहते हैं आप स्वामी हैं, आप संत हैं, तो एक काम करिए, जो ये झूठा आपका केन कमिश्नर है जिसने झूठे दिए हैं, कोर्ट तो उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर बाद में रगड़े, पहले आप उसको हटाएं, उसको जेल में भेजें पहले आप। तब तो समझ में आए कि केन कमिश्नर जो एक किस्म से जनरल होता है किसानों का, केन किसानों का, वही किसानों के खिलाफ जाकर और किसान को बेवकूफ बना रहा है। उसने कोर्ट में कह दिया हमने जो करना था कर दिया। किस किसान को एक पैसा मिला है। और वहां पर आपके पास वापस मुकदमा क्यों आया है। इसलिए आया है कि पिछली सरकार के दोनों कैबिनेट डिसीजन को वीएम सिंह ने कोर्ट के माध्यम से खारिज करा दिया है। आप क्या जो नई आपने जो नया आदेश दिया, क्या आप उसके ऊपर कैबिनेट में गए। जब कोर्ट ने पूछा ये तुम्हारी गलती है तुम क्यों नहीं गए, तो उन्होंने एक चिट्ठी डाल दी वहां पर 9 अप्रैल 2019 की। कहा साहब मैं तो 2.5 महीने पहले मैंने कहा है कि कैबिनेट के लिए ये जाना चाहिए और आज तक नहीं गया, तो मेरी गलती क्या है। उनने पूरा का पूरा योगी जी पे डाल दिया, सुरेश राणा जितने समझदार हैं उन पे डाल दिया, गन्ना मंत्री पे। पर हकीकत क्या है, वो निकल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा केन कमिश्नर, वो खुद केन कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। और उसने चिट्ठी किसको लिखी है, विशेष सचिव को। और पता नहीं वो चिट्ठी भेजी या नहीं भेजी, या कोर्ट के लिए उसने बना दिया नहीं, ये जांच का विषय हो जाएगा। पर आज बात वहीं आती है कि गन्ना इतना महत्व है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इलेक्शन में आएगा। क्योंकि 47,20,000 परिवार तो सोसाइटी के माध्यम से गन्ना देते हैं मिलों को। और एक परिवार में अगर 5-5 वोट भी होते हैं तो 2.25 करोड़ वोट हो गया। और वहीं पर जिनके पास विरासत में जमीन नहीं चढ़ी हो, जिनकी जमीन किसी कारण उनको सट्टा ना मिला हो, वो कोल्हू और क्रशर में देते हैं। कम से कम 20 लाख परिवार ऐसे। तो 3.5 करोड़ वोट जहां पर हो और सरकार बनती हो 2-2.25 करोड़ में, 2.25 करोड़ में तो अखिलेश की बनी थी और योगी जी की बनी है 3 करोड़ वोट के अंदर। उस समय गन्ना किसान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए आज गन्ना गन्ने का जाप सब कर रहे हैं, जिसको मालूम भी नहीं कि गन्ना ऊपर लगता है जमीन के नीचे लगता है, वो भी आज गन्ना गन्ना कर रहा है।
तो आपके मुताबिक टोटल कितना है एरियर उत्तर प्रदेश में किसानों का बकाया सरकार पर, अगर ब्याज को भी जोड़ लें तो? मेरे ख्याल 10,000 करोड़ का होगा। पर वाशन जी, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा, आज 25-30 साल से जो मैं लड़ाई लड़ी है, वो इसलिए नहीं लड़ी है मैंने कि आपको एरियर्स कम हो रहे हैं, एरियर्स कम हो रहे हैं। हमारा यह है कि 15% ब्याज अगर किसान को मिलता है, जो स्टैट्यूटरी है, अगर किसान को मिलता है, आज मिल मालिकों को बैंकों से 8%, 9% पे लोन मिलता है, 10% नहीं लगते। तो 5% ज्यादा हमें ब्याज क्यों देंगे वो? इसलिए तत्काल पेमेंट करेंगे, एक दिन में पेमेंट करेंगे। आपको याद होगा, जब मैं विधायक था 93-94 में, 4 घंटे में पेमेंट कराता था मैं। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है। पर क्यों नहीं समझ में आती नेताओं की? क्योंकि जिनसे पैसा लेना है, उनको लाइसेंस देना है, अंग्रेजी में कहते हैं लाइसेंस टू किल, उनको लाइसेंस देना है, और वो किसानों का शोषण कर रहे हैं। या बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वैशन जी। बहुत बहुत नमस्कार।